वेलकम टू डेली फैक्ट करंट अफेयर क्लास। करंट अफेयर के रिगार्डिंग ये हमारी 24th क्लास है। इससे पहले की क्लासेस में हम बात करें अगर, तो हमने जनवरी 2024, फरवरी 2024 और मार्च 2024 इन तीनों को कवर कर दिया है। क्विक रिवीजन पर हमारा जो वो मेन फोकस है, और साथ में ही जो है वो हमने दिसंबर मंथ को जो है वो डे वाइज कवर किया है। इसकी वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। जो दिसंबर 2024 उसको डे वाइज कवर किया है, यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं। प्लस अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हम डेली का करंट अफेयर भी कवर कर रहे हैं, और साथ में हमारा टारगेट है कि हम 1 ईयर का जो करंट अफेयर है उसको भी कवर करेंगे। तो अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे 10th एंड 11th जनवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे जो करंट अफेयर है वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे और मेंस में भी हेल्प करेंगे। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम बिल्कुल जो है वो इन डेप्थ लिंक कर रहे हैं GS1 के साथ, GS2 के साथ और GS3 के साथ, कि किस तरह से हम एज एन एग्जाम्पल और एज एन रिपोर्ट, एज एन रेफरेंस जो है वो डाटा को ऐड कर सकते हैं। वो भी जो है वो हमारा पूरा फोकस जो है वो यहाँ पर है। तो अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। और लाइव क्लासेस पर अगर आप हमें कॉन्टैक्ट जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में। देखो, कोर अगर हम बात करें डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में तो यह है राजस्थान में, और फेमस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, जिसका IUCN स्टेटस जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। की फैक्ट्स अगर हम बात करें डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में तो पहला जो हमें याद रखना है वो ये कि यहाँ पर जो है वो डेजर्ट टाइप जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर आपको थॉर्न्स देखने को मिलेंगे, शर्ब्स देखने को मिलेंगे, बड़े पेड़ नहीं होते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज है वो दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन रात को उतनी ही जल्दी जो है वो टेम्परेचर गिर जाता है। उसके बाद ये रीजन में जो है वो सैंड डून्स बहुत देखने को मिलते हैं, यानी कि रेत के तूफान। और यहाँ पर जो है वो मेजर लेक्स की अगर हम बात करें तो राजबोर लेक, ठीक है, मलिक लेक और पद्म तालाब, ये इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर मिलते हैं। ये लेक्स को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद हमें एक फैक्ट और याद रखना है इस नेशनल पार्क के रिगार्डिंग कि यहाँ पर ना ओएसिस मिलते हैं। ओएसिस की अगर हम बात करें तो डेजर्ट का वो एरिया जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है, और यहाँ पर फिर आपको जो है वो पेड़ या फिर छोटे छोटे शब्द जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर ये जो नेशनल पार्क है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो फॉसल फ्यूल्स है, और ये फॉसल फ्यूल्स जो है वो जॉरेसिक पीरियड से लिंक करते हैं। देन उसके बाद इस जो आपका ये नेशनल पार्क है, यहाँ पर जो है वो एक खजरी ट्री भी मिलता है जो कि बिश्नोई ट्राइब से लिंक करता है, बिश्नोई ट्राइब से लिंक करता है। और ये ट्री जो है वो सेक्रेड ग्रोव के अंडर आता है। पहला पॉइंट, ये राजस्थान में ही मिलता है और UPSC में इस ट्री को लेकर क्वेश्चन बन रखा है। देन एक लास्ट में पॉइंट और यहाँ पर इस नेशनल पार्क के रिगार्डिंग है, वो ये कि ये जो नेशनल पार्क है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क में कंसिडर किया जाता है भारत के। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल यूथ फेस्टिवल। ये 10 से लेकर 16 जनवरी 2025 तक जो ऑर्गेनाइज किया, और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड कल्चर। तो याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और थीम की अगर हम बात करें तो वह इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि एडवांस वर्ल्ड में, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। तो इसलिए यहाँ पर थीम भी जो है वो सोसाइटी से लिंक कर रही है, इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे होता है 12 जनवरी, उसको हम नेशनल यूथ डे जो है वो मनाते हैं। देन अगर हम बर्थ की बात करें तो 1863 में बर्थ हुआ था, और डेथ जो है वो 1902 में हुई है। स्पिरिचुअल लीडर थे, बॉर्न एज नरेंद्र नाथ दत्त, और इनके जो गुरु का नाम अगर हम बात करें तो वो है श्री रामकृष्ण परमहंसा। और स्वामी विवेकानंद बनने की जो जर्नी है वो नरेंद्र नाथ से शुरू होती है, यानी कि नरेंद्र नाथ से जो पूरी स्पिरिचुअल जर्नी इनकी रहती है, जिसमें स्वामी विवेकानंद इनको बाद में कहा गया स्पोक्स पर्सन ऑफ वेदांता फिलॉसफी। और इसमें जो है वो न्यू वेदांता जो है वो इनसे लिंक करता है। इन्होंने जो है वो प्रमोशन ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन को जो है वो प्रमोट किया है, यानी कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन की तरफ फोकस किया है टू अटेन साल्वेशन। 1893 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजन्स हुई थी शिकागो में, उसमें जो भारत को रिप्रेजेंट किया था। और यहाँ पर इन्होंने जो है वो ह्यूमैनिटी और यूनिटी की बात की है ब्रदरहुड को प्रमोट करने के लिए, यानी कि यूनिटी, ह्यूमैनिटी और ब्रदरहुड, इन सभी की बातें जो है वो यहाँ पर इन्होंने की। देन उसके बाद 1897 में कोलकाता में इन्होंने जो है वो रामकृष्ण ऑर्डर जो है वो फाउंड किया, और यहाँ पर जो है वो कहाँ पर फाउंड किया था? बिलोर में, जहाँ पर इन्होंने इनकी जो है वो डेथ भी हुई है। देन उसके बाद ये हारमोनी में बिलीव करते थे, बिलीव इन हारमोनी एंड स्पिरिचुअलिटी एंड मेटरनल प्रोग्रेस। अविद्वा आश्रम को इन्होंने बनाया था, फाउंडेड अविद्वा आश्रम इन उत्तराखंड, और एनकरेज किया था फाउंडेशन ऑफ द भारत सर्वेश्वरम संघ, ठीक है,
इसकी फाउंडेशन को भी इन्होंने इनकरेज किया था। और डेथ अगर हम बात करें तो 4 जुलाई 1902 कहाँ पर हुई थी, बेलूर में। इंपॉर्टेंट रहेगा स्वामी विवेकानंद के रिगार्डिंग, और नेशनल यूथ डे से ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गल्फ ऑफ मैक्सिको। अभी रिसेंटली जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा है कि वो मैक्सिको का जो है वो नाम है वो चेंज करेंगे, यानी कि वो क्या करेंगे, मैक्सिको का नाम जो है वो चेंज करेंगे और गल्फ ऑफ मैक्सिको से गल्फ ऑफ अमेरिका जो है वो रखेंगे। तो इससे हमारे लिए नॉर्थ अमेरिका जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नॉर्थ अमेरिका को अगर हम इस तरह से डिवाइड करें तो यहाँ पर आपको इस रीजन में ग्रेट लेक्स देखने को मिलेगी। ये वाला रीजन जो है वो अलास्का का रीजन हो गया, ये कनाडा, दिस इज़ यूएसए, एंड यहाँ पर जाओ मैक्सिको और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब देखो यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन बन रखा था नॉर्थ अमेरिका से कि जो आपका कौन सी 2 कंट्रीज़ है जिनके बीच में जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट जो है वो बॉर्डर आता है। तो यूएसए और जो है वो आपका कनाडा है, जिनके बीच में जो वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन रखा है। देन इस साइड पे जो है वो यहाँ पर अप्लाई शेन है, और इधर वाली साइड पे जो जो आपकी रॉकीज़ है या सॉरी जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद देखो जो ये वाला रीजन है ये अलास्का का रीजन है, और ऑलमोस्ट अगर हम बात करें ये पूरा का पूरा रीजन जो ऊपर आता है दैट इज़ आर्टिक काउंसिल। इसके अपोजिट यहाँ पर यूरोप आता है, ठीक है। यूरोप के इधर वाली साइड अगर हम बात करें तो दिस इज़ एशिया और ये रशिया है, और यहाँ पर इस साइड पे यहाँ पर जो भारत बनता है, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर आपका जो है वो यूरोप के नीचे आकर मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी के साउथ में अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस तरह से हम बना सकते हैं यहाँ पे इसको, ये हो गया साउथ अमेरिका। इस तरह से लर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर इधर वाली साइड पे जो है वो आपका जो है वो साउथ अमेरिका, ये अटलांटिक ओशन हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो गया, और ये वाला इंडियन ओशन हो गया। तो इस तरह से, और ऊपर हो गया आर्टिक ओशन। तो इस तरह से हम इसको जो है वो लर्न कर सकते हैं। अभी की फैक्ट की हम बात करें गल्फ ऑफ मैक्सिको के रिगार्डिंग, तो सबसे पहला पॉइंट, साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ जो आपका मतलब ये कहाँ पर लोकेटेड है वो हमें समझना जरूरी है। तो साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका वहाँ पर ये है, यानी कि इस तरह से इस रीजन में। और उसके बाद ये कनेक्ट किसके साथ कर रहा है, अटलांटिक ओशन के साथ, बाय स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा की जो स्टेट है वो इसको किससे कनेक्ट कर रही है, अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट कर रही है। तो स्टेट भी यहाँ से क्लियर होती है कि स्टेट क्या करती है, 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है, पहला पॉइंट हो गया। और इस्तुमस क्या करती है, 2 वाटर बॉडीज़ को सेपरेट करती है और 2 लैंड मासेस को कनेक्ट करती है, जैसे कि इस्तुमस ऑफ पनामा जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। देन उसके बाद इसकी फॉर्मेशन, ये जो गल्फ है इसकी फॉर्मेशन टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से हुई है, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जो है वो ये जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको बन रखी है। और यहाँ पर क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल से लेकर सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो रीजन है ये फेमस है टॉर्नेडोज़ के लिए, हुरिकेन्स के लिए और थंडर स्टॉर्म्स के लिए। ये तीनों जो है वो प्रॉपर जो है वो पूरा लर्न कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर बात करें कौन सी रिवर जो है वो यहाँ पर ड्रेन करती है, तो सबसे पहली रिवर यहाँ पर आती है मिसिसिपी रिवर, और दूसरी आती है रिवर ग्रैंड। रिवर ग्रैंड जो है वो दूसरी रिवर आती है, और पहली होगी मिसिसिपी। ये दोनों जो है वो यहाँ पर ड्रेन करती है। इवन मिसिसिपी रिवर जो है वुड यहाँ पर जो है वो बर्ड फूड जो है वो डेल्टा भी बनाती है। देन उसके बाद ये जो रीजन है ये रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इन ये दोनों जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। देन उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोजेक्ट वीरगाथा। 4th एडिशन जो है वो इसका अभी रिसेंटली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलकर। फर्स्ट एडिशन जो है वो 2021 में लॉन्च किया था। ये जो इसमें अगर हम बात करें पूरा का पूरा जो ये प्रोजेक्ट है ये पार्ट है आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसका, यानी कि आज़ादी के लिए जो 75 साल हमें कवर हुए हैं उस टाइम पे हमने जो इनिशिएटिव शुरू किया है उसका ये पार्ट है। और ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि अमृत काल की फेज तक जो प्रोजेक्ट अभी रहेगा। और इस प्रोजेक्ट का फोकस क्या है, ये विज़न क्या है, अवेयरनेस जो है वो प्रमोट करना अबाउट द जो हमारे हीरोज़ हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, या जो हमारे सोल्जर्स जिन्होंने जो है वो हमारे देश के लिए जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है। उन सभी के बारे में जो है वो यहाँ पर जो है वो स्टोरीज़ जो है वो क्लास स्टूडेंट्स को एज वेल एज जो है वो नेशन वाइड जो है वो यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। देन उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो रिसेंटली क्या हुआ है कि 2024 को जो है वो कंफर्म किया है वार्मेस्ट ईयर, 2024 को डिक्लेयर किया है WMO ने। और WMO की अगर हम बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, वेदर और क्लाइमेट से लिंक करती है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड उसके बाद याद रखना है कि एज एन इंटरनेशनल मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया गया है 1873 में, और अभी जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उसको बनाया गया है 1950 में। तो अगर आपके पास 1873 आता है पेपर में तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन वैसे दोनों में से जो है वो एक ही ईयर पूछा जाएगा, 1950 ही जो है वो कंसिडर किया जाता है मैक्सिमम टाइम। गवर्निंग काउंसिल की अगर हम बात करें तो 4 साल में एक बार मीटिंग होती है,
और सेक्रेटरीट जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसका टेन्योर भी जो है वो 4 साल का रहता है। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो 193 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है बुर्का बैन। स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने जो है वो रिसेंटली बैन किया था बुर्का और उसको इम्प्लीमेंट किया गया है 1 जनवरी 2025 से। इसमें जो मेन टारगेट है वो यही है कि जो लॉ कह रहा है वो ये कह रहा है कि नोज़ को कवर करना, माउथ को कवर करना, आइज़ को कवर करना इन पब्लिक प्लेसेस वो पूरा रिस्ट्रिक्ट होगा, आप नहीं बैन कर सकते। अगर बैन करते हो देन पनिशमेंट होगी। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस बताई गई है कि प्लेन्स में आप ऐसा कर जो है वो, अगर आपको आइज़ के लिए कंफर्ट नहीं हो रहा है तो आप जो है वो आइज़ को ढक सकते हैं। डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस में जो है वो आप जो है वो नहीं फॉलो कर सकते हैं, या फिर अपने जो आपका एसेंशियल है बुर्का आप डाल सकते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप उसको एक्सेप्शन में रखा है, ठीक है। हेल्थ और सेफ्टी कंसर्न अगर रहते हैं तो उस केस में भी। देन उसके बाद यहाँ पर नेटिव कस्टम्स जहाँ पर रहता है तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो ये कहा गया है कि थोड़ी सी एक्सेप्शन दी गई है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें फेस बैन और जो फेस वेल्स को किस किस कंट्री ने बैन कर रखा है, तो फ्रांस ने 2011 में सबसे पहले किया था। देन उसको चाइना ने 2017 में किया था, श्रीलंका ने 2021 में, तजाकिस्तान ने 2024 में। और जो हिजाब की अगर हम बात करें वो बैन कौन कौन सी कंट्रीज़ में है, तो कुछ है कंट्रीज़ जो लाइक रशिया, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया, इसमें जो है वो आपका हिजाब को भी जो है वो बैन किया गया है। भारत में बात करें तो देखो भारत में केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लार्जर बेंच के पास गया है। अभी तक कोई परमानेंट यहाँ फिक्स यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया गया। जो लास्ट वर्डिक्ट था उसमें जो है वो एक तरह से जो है वो बैलेंस या क्लैश हो गया था, तो प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया। तो अभी ये लार्जर बेंच के पास है रिगार्डिंग द। और इसमें अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है। हम एक्सेप्ट करते हैं सभी रिलीजन्स को। आर्टिकल 26 से लेकर 30 जो है वो लिंक करता है रिलीजन के साथ। और इसमें अगर हम बात करें हिजाब को तो उसको रिलीजियस एसेंशियल के अंडर जो है वो इंक्लूड किया जाता है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड आर्गूमेंट फेवर और अगेंस्ट हम बात करें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें देखो सबसे पहले फेवर की अगर हम बात करें तो ये प्रमोट करता है यूनिफॉर्मिटी और डिसिप्लिन को, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद जेंडर जो इक्वालिटी है उसको भी जो है वो ये प्रमोट करता है। इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी, सब सोसाइटी का पार्ट है और सब इक्वल है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट्स वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का पार्ट है। तो अगर हिजाब फंडामेंटल राइट के अंडर इंक्लूड हो रहा है तो अंडर लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक सिक्योरिटी या पब्लिक के इंटरेस्ट पे ओवरऑल सबके लिए तो वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो फंडामेंटल राइट पर लगाई जा सकती है। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल रिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें आम जो आपका मिलिट्री रूल होता है तब भी जो है वो मार्शल लॉ होता है, तब मार्शल रूल होता है तब भी जो है वो फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट होता है, तो उस तरह से। देन यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न अगर रहते हैं तो भी जो है वो आपका जो है वो हिसाब को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है या जो फेस कवर को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। आर्गूमेंट अगेंस्ट अगर हम बात करें तो देखो एक तरफ हम कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, रिलीजियस एसेंशियल्स की हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल रही है। पर्सनल लिबर्टी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, यानी कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 को इफेक्ट करता है, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, अभी बहुत सारे लोग लाइक अगर हम बात करें मुस्लिम कल्चर में जो है वो हिसाब को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, तो उस केस में जो है वो फिर अगर हिसाब को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो फिर अपने बच्चियों को जो है वो स्कूल ही नहीं भेजेंगे, तो ये भी एक कंसर्न है। सोशल अनरेस्ट भी इससे हो सकता है, लाइक हड़ताल्स वगैरह या फिर स्ट्राइक्स वगैरह ये सब भी हो सकते हैं, तो ये भी जो है वो आर्गूमेंट अगेंस्ट रहता है। कंक्लूजन हम बात करें तो देखो सिंपल है कि हमें कंक्लूजन हमेशा न्यूट्रल और पॉजिटिव लिखना है, ठीक है, या फिर न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव या बैलेंस्ड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें एक बैलेंस्ड जो है वो अप्रोच को लेकर चलना है बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम विद सोशल वैल्यूज़ एंड इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन। तो क्या है कि एक डिसिप्लिन जो है वो हमें बनाकर लेकर चलना है जिसमें पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन को हम बता सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये ट्राई जंक्शन है केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु का। पहले तो याद रखना कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु तीनों का जो वो ट्राई जंक्शन है। इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है 1986 में। पहला बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का ये, और ऑलमोस्ट 3 स्टेट्स में स्प्रेड है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। और ये जो है वो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर भी आता है, तो ये भी याद रखना है। और वो बायोस्फीयर रिजर्व जो वो टोटल 18 है, और अगर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के रिगार्डिंग अगर बात करें तो 11 जो है वो इसके अंडर आते हैं। फेमस किसके लिए है? नीलगिरी ताहिर के लिए और इंडियन एलिफेंट के लिए। तो जो नीलगिरी ताहिर है उसका आयुषन स्टेटस क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसको कौन से ईयर में लॉन्च किया है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसका प्रोटेक्टेड एरियाज़ की अगर हम बात करें जो कि इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आता है, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नगरोल नेशनल पार्क,
मुकुर्थी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये देखो, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में जो है वो एक बार पूछा भी गया है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है सिल्वर नोटिस ऑफ इंटरपोल। न्यू एडिशन जो है वो अभी रिसेंटली इंटरपोल ने ऐड किया है अपने जो उनका कलर जो वो सिस्टम वो फॉलो करते हैं नोटिस के लिए उसमें। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो टारगेट क्या है कि फाइटिंग ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। स्पेशली कौन से क्राइम इसमें जो है वो कहा जा रहा है कि जो न्यू नोटिस आ रहा है ये रिक्वेस्ट है रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द एसेट्स लिंक टू द पर्सन्स क्रिमिनल एक्टिविटीज सच एज फ्रॉड्स, करप्शन या एनवायरमेंटल क्राइम्स, ड्रग ट्रैफिकिंग। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्राइम होता है तो देन उस केस में जो है वो सिल्वर नोटिस जो है वो इशू किया जा सकता है। और कि कब ये अप्लाई होगा, मान लीजिए कोई एक पर्सन है वो एक कंट्री ए में क्राइम करके बी कंट्री में चला गया है, तो उस केस में जो फिर इंटरपोल वर्क करता है और वहाँ पर जो वो नोटिस जो है वो इशू करता है। इंटरपोल की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल पुलिस बनाया गया है 1923 में और हेडक्वार्टर जो है वो वेनिया ऑस्ट्रिया में है। और मेन टारगेट क्या है अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पर जो है वो एक शेयर्ड पुलिस इंफॉर्मेशन है, मतलब ग्लोबल पुलिस है ये, इंटरनेशनल पुलिस एक तरह से समझो। और भारत ने ज्वाइन किया था इसको 1947 में और सीबीआई जो है वो यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट करता है। नोटिस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो इंपॉर्टेंट नोटिस है वो आपको याद रखने, तो रेड जो है वो एक तरह से वांटेड पर्सन के अगेंस्ट जो है वो इशू करते हैं। येलो नोटिस जो है वो मिसिंग पर्सन के लिए। ब्लू नोटिस अगर हम बात करें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो नोटिस किया जाता है। और ब्लैक नोटिस की अगर हम बात करें तो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए इशू किया जाता है। ग्रीन नोटिस एक तरह से वार्निंग रहती है और ऑरेंज जो नोटिस होता है उसमें इमिनेंट थ्रेट, अगर कोई थ्रेट है तो उसके रिगार्डिंग इशू नोटिस किया जाता है। पर्पल नोटिस जो है वो मर्डर्स ऑपरेंडी के लिए किया जाता है। सिल्वर नोटिस अगर हम बात करें तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ क्रिमिनल एसेट्स, तो यहाँ पर जो है वो उसके लिए जो है वो इशू किया जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है वाइल्ड फायर्स इन कैलिफोर्निया। तो देखो वाइल्ड फायर्स चाहे वो कैलिफोर्निया में हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे वो कहीं भी इंडिया के किसी भी क्षेत्र में हो, इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वाइल्ड फायर्स वैसे भी क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रही है। तो अभी कैलिफोर्निया में इंटेंसिव जो है वो आपका जो है वाइल्ड फायर देखने को मिल रही है, जिसका कारण कहीं ना कहीं बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, उसके बाद यहाँ पर अदर रीजन क्या क्या रह रहे हैं वो उसमें एंथ्रोपोजेनिक में अगर हम बात करें तो डिफॉरेस्टेशन और रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन। जैसे कि जूम कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो जूम कल्टीवेशन के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं तो मतलब साफ करें, फिर वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो जाती है आग, फिर वो फाइनली क्या होता है एक बड़ी मैसिव वाइल्ड फायर में कन्वर्ट हो जाती है। एक कारण ये हो गया। और दूसरा ड्राई विंटर की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर जो है वो जो आपकी फॉरेस्ट फायर्स है और ज़्यादा इंक्रीज हो जा रही है। फिर यहाँ पर एक लोकल विंड है जिसका नाम है संता अना विंड्स। ये लोकल विंड्स है, ये रिस्पॉन्सिबल है एक तरह से ड्राई वेजिटेशन के लिए। तो इसकी वजह से भी जो है वो आपका जो है वो यहाँ पर जाओ वाइल्ड फायर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है कैलिफोर्निया वाले रीजन में। अभी कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहते हैं, देखो कॉन्सिक्वेंसेज बिल्कुल जनरल है, कैलिफोर्निया क्या किसी भी जगह पे अप्लाई हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्या हो रहा है कि टॉक्सिक पोल्यूटेंट जो वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, दिस इज़ राइट। इंटेंसिटी जो है इंटेंसिफाई क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रहे हैं। इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हम देखने को मिलते हैं। जैसा अभी हिमाचल प्रदेश में जो है वो कुल्लू रीजन में जो है वो अभी काफ़ी लोगों के जो है वो घर जल गए, तो उससे क्या होता है कोई इकोनॉमी का भी नुकसान हो रहा है। उसके बाद क्या है, सोशल क्राइसिस भी आ रहे हैं, पॉवर्टी, क्राइम्स, हंगर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। पॉवर्टी में भी लोग जा रहे हैं, ठीक है, क्राइम्स इंक्रीज हो रहे हैं, हंगर मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिडन हंगर भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि जो इकोसिस्टम है उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। फ्लोरा और फोना, बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते हैं, बहुत सारे जो पेड़ पौधे मारे जाते हैं, पेड़ पौधे भी जल जाते हैं। देखो, और जीव जंतु की अगर हम बात करें तो उसमें देखो चिड़ियों के बच्चे, वो तो अंडे जो चिड़िया देती है वो तो पेड़ पे रह जाएंगे, चिड़िया तो चलो उड़ जाएगी, वो मर जाते हैं बेचारे। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो पब्लिक प्राइवेट जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार अकेले इनको नहीं एड्रेस कर सकती क्योंकि पेड़ हमारे भी हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इकोसिस्टम, तो हम वहाँ पर रह रहे हैं तो हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ये ड्यूटी भी है हमारी, तो इसलिए हमारा रोल भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद एनवायरमेंट कंजर्वेशन होना चाहिए और प्रॉपर अर्ली प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। ये कोर सोल्यूशन है जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड परस्पेक्ट 2025। तो इसमें जो है वो ये हमें सबसे पहले तो याद रखना है कि ये फ्लैगशिप रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशंस रिलीज़ करता है और इसमें ये कहा गया है कि 2.8% जो है वो वर्ल्ड की जीडीपी रहेगी 2025 के लिए और 2026 के लिए कितनी रहेगी 2.9%, यानी कि हम जो है वो ग्रो करेंगे वर्ल्ड लेवल पर। जब हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड को जो है वो एक साथ जो है वो बात कर रहे हैं। देन इंडिया स्पेसिफिक यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया जो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी जो है वो इन द वर्ल्ड है और करंट जो अगर हम बात करें 2025 के लिए भारत ग्रो करेगा 6.6%, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यूबा जो है वो न्यूज़ में चल रहा है, भारत ने अभी जो है वो यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड किया क्यूबा के लिए। यहाँ पर एक हुरिकेन आया है जिसका नाम है राफेल,
तो याद रखना हुरिकेन का नाम है राफेल। और जो ये रीजन है, ठीक है, जो कैरेबियन सी है, यहाँ पर ट्रॉपिकल या जो साइक्लोन्स होते हैं उनको हुरिकेन्स कहा जाता है। तो इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं। अभी फीचर्स की अगर हम बात करें इस रीजन में, या क्यूबा के फीचर्स की अगर हम बात करें, तो एक आइलैंड कंट्री है कहाँ पर, कैरेबियन सी में, और मैरीटाइम बाउंड्रीज बनाती है गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी कि यूएस और मैक्सिको के साथ, और अटलांटिक ओशन। यहाँ पर जो मेन रिवर है वो है क्योतो। क्योतो जो है वो यहाँ की मेन रिवर है, और क्यूबा जो है वो कहाँ पर है, कैरेबियन सी में। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है किसान पहचान पत्र। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, किसान पहचान पत्र, और अभी आप इसको अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं। देखो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है, कंपलसरी किया है, कि अभी जो नए बेनिफिशरीज होंगे, नए एप्लीकेंट्स होंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के, पीएम किसान के, तो उनको जो है वो, अगर उन्होंने वो 6,000 रुपीज़ एनुअली लेने हैं, तो उस केस में उनके पास जो है वो फार्मर आईडी यानी कि किसान पहचान पत्र जो है वो होना चाहिए। ये कंपलसरी कर दिया है, अगर उनको जो है वो 6,000 रुपये एनुअली लेने हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंडर जो 6,000 रुपीज़ एनुअली दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में, 2-2 हज़ार करके। और इसमें जो फोकस रहता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू रह रहा है। और ये जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है ना, फिर ये क्या प्रमोट कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। तो ये हो गया। और साथ में फिर यहाँ से जो है वो फार्मर्स एम्पावरमेंट भी हो रही है, पहला पॉइंट, ठीक है, फार्मर्स की एम्पावरमेंट, और वुमेन एम्पावरमेंट भी जो है वो यहाँ पर जो है वो फोकस किया जा रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट है INS विगशीर, 6th है ये, जो 6th और फाइनल स्कॉर्पिन है, स्कॉर्पिन क्लास ऑफ सबमरीन, जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंडर बनाई गई, और रिसेंटली जो है वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी को जो है वो ये डिलीवर कर दिया है। अदर्स अगर हम बात करें जो कि सबमरीन इसमें आती है, तो INS कालवेरी इसमें आ रही है, खंदरी इसमें आ रही है, खरांज इसमें आ रही है, वेला इसमें आ रही है, और वेगर। तो ये जो याद रखना, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रहेगी। वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो 10 जनवरी को होता है, जो कि हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है। और इसमें थीम की अगर हम बात करें वो आती है अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर प्राइड एंड कल्चरल प्राइड। अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड जो है वो थीम है 2025 के लिए। और वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है, 10 जनवरी। देन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेशनल हिंदी डे कब होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 ये किसको मिला है, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। और ये जो है वो इंडियन फिजिशियन है, जो कहाँ पर रहते हैं, सऊदी अरेबिया में। और कंट्रीब्यूशंस अगर हम बात करें तो हेल्थ, एजुकेशन और कम्युनिटी के लिए इनके रहे हैं। इवन कोविड-19 के टाइम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल वर्क किया है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो इनको जो है वो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 दिया गया है। आई होप जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।